गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं शैलेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल स्टार्ट किया गया है। इसी चैनल के माध्यम से हमने देखा जो आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए वैकेंसीज़ जारी की गई हैं, उसमें जो थर्ड पेपर है वो है आपका राजस्थान का सामान्य अध्ययन। उसके अंतर्गत हमने पिछले 3 क्लासेस में जो पिछले साल पेपर आया था उसको एनालाइज़ किया था कि किस प्रकार से किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में अब आज हम अंतिम इसका वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था और जो करंट इवेंट्स से क्वेश्चन आए थे पिछली बार वो किस प्रकार के थे, उनका नेचर क्या था। साथ ही हम देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि इसमें 5 टॉपिक्स हैं, ब्रॉडली क्लासीफाई करो तो आप। पहले आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद में है आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। देन आपका आता है राजस्थान का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना या ढांचा है वो किस प्रकार का है। और जो फोर्थ टॉपिक जिसकी आज हम बात करेंगे वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और एक जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है आपका कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, इसको भी हम देखेंगे आज। तो आज ये 2 सेक्शन से हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आपके थर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को मोल्ड कर सकते हो, तैयारी का जो कोर्स है उसको चेंज कर सकते हो या कोर्स डिसाइड कर सकते हो। तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। सबसे पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं, उन विशेषताओं में जो कंपोजिशनल ट्रेंड ऑफ एसडीपी मतलब जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसकी संरचनात्मक प्रवृत्तियां किस प्रकार से हैं वो हमें देखना है। साथ ही ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो व्यवसाय हैं ऑक्यूपेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कृषि क्षेत्र में हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में हो या फिर सेवा क्षेत्र में हो, कितना आपका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, और उन क्षेत्रों को हमें डिटेल से देखना है। अभी देखो ये ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके बाद में आता है मेजर इश्यूज़ में सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या मेन इश्यूज़ हैं। तो उसमें दिया हुआ है मेजर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में होती हैं। इरीगेटेड एंड नॉन इरीगेटेड एरियाज़, राजस्थान में कौन से सिंचित और असिंचित क्षेत्र हैं। साथ ही जो लैंड होल्डिंग्स है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर के इश्यूज़ हैं, उसमें है आपके ऑब्स्टिकल्स मतलब कौन कौन सी समस्याएं आपको जो आपके औद्योगिक क्षेत्र में आ रही है, ठीक है। इसके साथ ही जो अगला है वो रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो लघु इकाइयां हैं उनका क्या रोल है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उसको देखना है हमें। साथ ही हमें इसमें ये भी देखना है कि उनके लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से और तरीके अपनाए गए हैं ताकि उनमें सुधार हो सके। स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज़ देखने हैं, कौन कौन सी स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं। सेज, रीको, आरएफसी, इनके बारे में जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में हमें डिटेल में देखना है, इनके कार्य क्या हैं, कब एस्टेब्लिश हुई हैं, ठीक है। तो ये हमें डिटेल में हमें इसमें देखना है। तीसरा जो है मेजर इश्यूज़ में वो है सर्विस सेक्टर। तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, मिड डे मील, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं ये आपके सर्विस सेक्टर में दिए हुए हैं। साथ ही जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विस है राजस्थान की उसके बारे में। आउटसोर्सिंग हमें देखनी है कि राजस्थान में जो स्कोप है आउटसोर्सिंग का वो क्या है और क्या क्या चीज़ें आउटसोर्स की जाती हैं। साथ ही एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, कृषि और औद्योगिक वित्त, साथ ही जो कृषि का जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, समृद्धि, विकास और योजना। तो इसमें स्टेट 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखना है, स्टेट बजट का कंपोजिशन देखना है, कौन सा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है तुम्हारा, या फिर और भी जो हेड्स हैं डेफिसिट के अलावा जितना सरप्लस है तो सरप्लस कब रहा, क्यों रहा, क्या ट्रेंड है बजट का, वो देखना है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के बारे में बात करनी है। ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर में जो ग्रोथ रेट रही है उसका ट्रेंड देखना है। साथ ही प्रेजेंट ईयर के लिए जो बजट जारी किया गया उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो देखना है। साथ ही यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज और
ये जो रिसर्जेंट राजस्थान है, जो समिट है, एनुअल समिट है, ये जो आपकी जो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। अगला है आपका मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। राजस्थान के जो प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में देखना है, स्पेशली जो स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं। उसके अलावा स्टेट रिवर इसके अलावा हमें डीएफसीसी के बारे में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में पढ़ना है। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में पढ़ना है। रूरल रोड्स के बारे में पढ़ना है। नेशनल हाईवेज़ कौन कौन से निकलते हैं, स्टेट हाईवेज़ कौन कौन से निकलते हैं, रिसेंटली इनका जो नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है उसके बारे में देखना है। साथ ही राजस्थान के प्रमुख पावर प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में हमें देखना है। ये साथ ही इसमें ये भी हमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो सेक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो उसका जो हमें लेटेस्ट डेटा है वो पढ़ना पड़ेगा। इसी में हमें देखना है प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या फिर जो बायलैटरल वो एग्रीमेंट्स हैं, वो उनके द्वारा जो प्रमुख जो प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, कौन से एरियाज़ में हैं, कौन कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट सम्मिलित हैं, उनको हमें इसमें देखना है। जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है उसके उत्थान के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको देखना है। डिसेबल्ड पर्सन्स, ओल्ड एज पेंशंस, ओल्ड एज पीपल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब इन सब जो वंचित वर्ग है या जो उच्च वरीयता प्राप्त वर्ग है उसके उत्थान के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को हमें देखना है। बेसिकली राजस्थान का इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो, उसके लिए जो राजस्थान का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिलेबस। और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, समसामयिक जो घटनाक्रम है राजस्थान का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 में से, तो ये भी आपको अच्छे से देखना है। इसमें देखो मेजर कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज़ ऑफ राजस्थान में जो हाल ही के जो भी घटनाएं घटी हैं उनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पर्सन्स और प्लेसेज इन न्यूज़, राजस्थान के कुछ व्यक्ति या फिर जगहें जो न्यूज़ में रही हैं किन्हीं कारणों से, उनको हमें पढ़ना है अच्छे से। और इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो राजस्थान के व्यक्तित्व न्यूज़ में रहे हैं उनको हमें इसमें देखना है। तो ये आपका सिलेबस है कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स का, साथ ही इकोनॉमिक्स का। तो अब देखते हैं कि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, ये जो प्रश्न है वो मैक्सिमम आउटडेटेड हो चुके हैं, इससे हमें केवल एक आइडिया मिलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न इस बार आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जनवरी 2016 में जब एग्ज़ाम उसी के आसपास एग्ज़ाम था, तो कॉन्टेम्प्रेरी क्वेश्चन है बट इकोनॉमिक्स से है, ये स्कीम से है। जनवरी 16 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई? तो उस समय पे जो चरण पादुका योजना चलाई गई थी वो जालोर कलेक्टर थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। उन्होंने एक नवाचार के तहत जो बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे उनके लिए जूते उपलब्ध करवाए थे, तो उसका योजना का नाम था चरण पादुका योजना। तो ये आपकी जालोर के तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या किया था कि जो वहाँ के भामाशाह और दानदाता थे उनके माध्यम से पैसे कलेक्ट करके या चप्पल कलेक्ट करके, जूते कलेक्ट करके बच्चों को ये उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कोई योजना यदि चल रही है वर्तमान में तो आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है वो है राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, तो वर्तमान में आप देखोगे तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसमें जो राज्य की स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, राज्य के पास खुद के द्वारा सृजित जो रेवेन्यू है वो, उसके बाद में जो सेंटर अपने टैक्स रेवेन्यू से जो आपको शेयर देता है वो आता है, उसके बाद में यूनियन ग्रांट्स आती हैं और उसके बाद में नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आता है। देखिए लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था उससे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो अभी जो है पूरा टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो उसके हिसाब से आपको इसमें देखना है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर का उस टाइम का देखोगे तो उसका आंसर था वैट, बट अभी ये वैट नहीं है, अभी आपको स्टेट जीएसटी जो है, एसजीएसटी जो है वो इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एसजीएसटी। उसके बाद में ये आप देख सकते हो कि कितने परसेंट कहाँ से आता है, एक 100 पैसे में से कितने पैसे आपको कौन कौन से जगह से आते हैं, तो इसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट डिटेल्स हैं
उसको आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये है एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था। तो जो एपीएमसी है वो किस उद्देश्य से लागू किया गया था। जो एपीएमसी का एक्ट का उद्देश्य है ये है कृषि उत्पादों के विपणन को अधिक सुविधाकारी बनाया जाना। इसके लिए आप देखोगे कि जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो है, ये एक सिस्टम है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ऑपरेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो एक राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये एक राज्य सूची का विषय है जिसको कौन देखता है? स्टेट देखता है। और बेसिकली एपीएमसी लाया गया था, वो क्यों लाया गया था? द इंट्रोडक्शन ऑफ एपीएमसी वाज टू लिमिट द ऑकरेंस ऑफ डिस्ट्रेस सेल। जो किसान सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य होते थे, उसको रोकने के लिए और विपणन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एपीएमसी एक्ट को लाया गया था। साथ ही इसका एक उद्देश्य था नीडलेस इंटरमीडिएटरीज जो हैं, जो बिचौलिए जो हैं, उनको भी कंट्रोल करना है, उनको रेगुलेट करना। तो इसका आंसर होगा कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा प्रदायक बनाने के लिए एपीएमसी एक्ट राजस्थान में लाया गया था। तो ये जो प्रश्न है ये आपका एग्रीकल्चर इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया था वो था वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना था। ठीक है, इसको आप देखोगे अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में, तो 2014-15 में जो हमारा बेस ईयर था वो कैलकुलेशन का वो था 2004-05। अभी जो बेस ईयर या आधार वर्ष है वो 2011-12 हो चुका है। और वर्तमान में जो लेटेस्ट डेटा है एडवांस एस्टिमेट 2019-20 का, उसमें देखोगे तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका है 25%, इंडस्ट्रीज़ का है 30.67%, और ये पूछा गया था सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका 44.14%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 44.14%। 11-12 के डेटा के साथ कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि कितना चेंज आया है। तो ये जो डेटा है वो अभी लेटेस्ट डेटा है, 2019-20 का एडवांस एस्टिमेट है। ठीक है, हाँ, साथ ही इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बेस ईयर है वो अभी कितना हो चुका है? 2011-12 हो चुका है, जो पहले क्या था? 2004-05 था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था? तो अभी आप देखोगे तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा है वो 2019-20 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसके आधार पर जीएसडीपी का 3.16% है। ठीक है, 3.16% है। इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, राजस्व घाटा क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बजट 2020-21 से डेटा लिया गया है। तो इस टेबल से आपको काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा या थर्मल एनर्जी का कितना, ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है, मतलब टोटल जो एनर्जी है उसमें कितना % जो है वो आपका ये थर्मल एनर्जी से आता है। इसमें इसके जो लेटेस्ट डेटा है वो ये आपके ये हैं। एज ऑन December 19 इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ राजस्थान इज़ इतनी है 21,175 मेगावाट है, मतलब लगभग 21 गीगावाट के आसपास है। इस 21 गीगावाट में आपको देखोगे तो मैक्सिमम जो है वो थर्मल पावर से आता है। थर्मल पावर से कितना है? 57.25%, लगभग 60% ही मान लो आप, 60% के आसपास जो है वो थर्मल पावर का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद में आपका आता है हाइडल पावर, उसके बाद में गैस आधारित संयंत्र आते हैं, फिर न्यूक्लियर आता है, फिर सोलर आता है, विंड आता है और फिर बायोमास आता है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी पूछ सकता है कि कुछ 4 दे देंगे, इनमें बोलेंगे सबसे ज़्यादा से कम के क्रम में आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ये जो डेटा लिया गया है ये राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू है 1920 से लिया गया है, जो लेटेस्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे है उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप देखोगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है वो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से पूछे गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस।
तो इसमें पूछा गया था कि 2015 में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आई थी उसमें राजस्थान का क्रमांक भारत में कौन सा था। ठीक है, तो आप देखोगे 2015 के बाद में अभी काफ़ी रिपोर्ट्स और पब्लिश हो चुकी हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP एक है कि आप अपने राज्य में जो बिजनेस है या जो उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करने में कितना कितना तत्पर हो या कितना आप तेज़ी से रिफॉर्म कर रहे हो, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। और ये जो BRAP है या बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, ये रिकमेंडेड किया गया है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP द्वारा। ठीक है, सारे स्टेट्स के लिए रैंकिंग देता है। तो इस रैंकिंग में आप देखोगे तो 2015 में जो राजस्थान की रैंकिंग थी वो 6वीं थी, 16 में वो 8वीं हुई, 2017 में ये हुई रैंकिंग 9th। 2017 में 9th थी, तो आंसर हमारा 2015 में क्या था, 6वां आया था, तो 17 में 9th होगी। उसके बाद में आप देखोगे कि जो 2019 में है वो है आपके राजस्थान की रैंक 8वीं। 2018 में रैंक जारी नहीं की गई, 2019 में रैंक हुई 8वीं, 7 में थी 9वीं, 18 में जारी नहीं की गई, और 2019 में जो राजस्थान की रैंकिंग थी वो कितनी थी, फिर से 8th रैंक। ठीक है, तो ये अच्छा 2019 की जो रैंकिंग जारी की गई है वो 18 रिफॉर्म्स पॉइंट्स पर जारी की गई है। उसमें जो रिफॉर्म के पॉइंट्स हैं वो 80 रिफॉर्म पॉइंट्स हैं, 80 रिफॉर्म के बिंदु है जिनके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो आपको इसको भी देखना है, इस पे ध्यान रखना है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें ट्रेंड क्या है, राजस्थान का नंबर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा गया था, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई है, तो ये योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये योजना आपकी प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 2012 से। नाम था मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। ये इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के जो पशुपालक हैं वो अपने पशुधन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। इसके लिए जो समस्त राजकीय पशु चिकित्सालय हैं उनमें सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाएं जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो 2012 से ये योजना संचालित है। इसके अंतर्गत 87 प्रकार की जेनेरिक दवाइयों और 13 सर्जिकल कंज्यूमेबल जो हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं पशुपालकों को। ठीक है, तो 2012 से प्रारंभ हुई है, 15 अगस्त 2012 से योजना प्रारंभ हुई है। तो ऐसा प्रश्न, तो आपको और भी योजनाएं जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं या प्रमुख योजनाएं हैं उनका प्रारंभ होने का समय आपको पता होना चाहिए। जैसे 2016 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन 2012 में जो स्कीम स्टार्ट हुई उसके बारे में पूछा गया है, तो आपको पुरानी स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कब स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण मतलब राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी REDA की स्थापना कब की गई। हालांकि REDA वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ये मर्ज हो गया किसी और, इसका नाम चेंज हो गया या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ये मर्ज हो गया, फिर भी इस पर प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। आप देखोगे कि जो REDA था उसकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1985 में, तो आंसर था इसका 1985। 2002 में ये संस्था जो है REDA जो है इसका विलय राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में कर दिया गया। अब आप देखो प्रश्न आ सकता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम पे भी। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है RRECL, ये इसको किस प्रकार से निर्मित किया गया था, जो पूर्वकालीन रेडा थी जो 1985 में स्थापित हुई, और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL, इन दोनों का विलय करके 2002 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कर दिया गया। ठीक है, और ये जो है ये कंपनीज एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड संस्था है। उदय योजना एक बहुत बड़ी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो उदय योजना है उसका उद्देश्य क्या है, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए उदय जो है ये लाया गया था। इसके बारे में क्या है उदय, उसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय। भारत की विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए ये योजना
प्रारंभ की गई थी। ये योजना कब प्रारंभ हुई है? 5 नवंबर 2015 को ये प्रारंभ हुई थी। साथ ही इसमें क्या करा गया था, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही जितनी भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनको घाटे से उबारने के लिए और उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स बताए गए थे इस योजना के तहत। ठीक है, तो उदय योजना का लक्ष्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो था राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना, BRSY जो है, ठीक है, ये केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? तो ये राजस्थान, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के साथ इसको लिंक किया गया था। ये जो है भामाशाह रोजगार सृजन योजना, ये क्या है? इसके तहत बेरोजगार, जो पंजीकृत बेरोजगार नवयुवक महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं, वो यदि स्वयं का व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो BRSY का भी मोटिव वही है जो मुद्रा का है, तो इन दोनों को लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपने देखा कि ये स्कीम से हैं। ऐसे ही एक राजस्थान में विनियोग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 लागू की गई थी। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 जो थी, इसका विच इज़ एप्लीकेबल टू, ये किन किन पर लागू होगी? तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी। तो बेसिकली जो तीनों ऑप्शंस हैं, मतलब नए और वर्तमान उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, या वर्तमान उद्यमी जो अपने उद्योग को विस्तारित करना चाहते हैं, या ऐसे उद्यमी जो सिक एंटरप्राइजेज हैं उनको इन्वेस्टमेंट करके उसको रिवाइव करना चाहते हैं, जो बीमार उद्योग हैं उनको पुनरुत्थान करने के लिए उसमें पैसा डालना चाहते हैं। तो यदि आप तीनों में से कुछ भी कर रहे हो तो आप राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हो। तो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। किसके लिए? राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना के लिए। ठीक है, ये जो निवेश प्रोत्साहन योजना थी ये 2014 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत नए उपक्रम हो, स्थापित उपक्रम हो जो विस्तार करना चाहें, रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए और चयनित सेवाओं के लिए निवेश पर ये लागू होगी। तो ये सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, और ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। तो जो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? ये इनका उद्देश्य था किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए, किसी पंचायत समिति में स्वच्छता के वांछित स्तर को, या अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ सैनिटेशन इन पंचायत समिति, इसके लिए ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 2003 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने की, 2005 में पहली बार इसका पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। ठीक है, और काम क्या है इसका? उन पंचायत समितियों को प्रोत्साहित करना जो स्वच्छता का एक डिजायर्ड लेवल प्राप्त कर चुकी हैं। अब प्रश्न है राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रश्न है 2014-15 का, लेकिन हमें देखना है 2019-20 के लिए। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट मतलब तो स्थिर कीमतों पे, स्थिर कीमतों का मतलब होगा जो बेस ईयर पर कीमतें हैं उसके कंपैरिजन में। तो बेस ईयर हमारा 11-12 है, तो 11-12 स्थिर कीमतों पर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 2019-20 में वो है 81,335। ठीक है, और करंट प्राइसेस पे कितनी है? 1,18,159। तो ये आपकी है करंट प्राइसेस पे या प्रचलित कीमतों पे, और यह है स्थिर कीमत पे। ठीक है, तो दोनों डेटा आपको याद होने चाहिए, स्थिर पे कितनी है और करंट प्राइसेस पे या प्रचलित कीमतों पर कितनी है। तो प्रचलित कीमतों पर आपको कितनी है? 1,18,159। 2014-15 में ये जो डेटा था वो था 72,156। ठीक है, तो ये आपको, ये भी बजट से आपको देखने को क्वेश्चन जो है बजट से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका राजस्थान की पहली DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना कौन सी है? कौन सी है? तो इसमें है आपका भामाशाह योजना। भामाशाह योजना है जो राजस्थान की सबसे पहली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है। इसमें क्या करा जाता है? दिस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। किसके लिए? टू ट्रांसफर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स डायरेक्टली टू वुमेन रेसिपिएंट्स। मतलब जो
वित्तीय और गैर वित्तीय जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए किया गया है। और इसका फ़ायदा क्या है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और इसमें जो लीकेज है उसको भी कम किया गया है। ये स्कीम कब आई थी? द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को ये स्कीम लागू की गई थी। ठीक है, तो पहली योजना कौन सी है? भामाशाह योजना, जो डीबीटी के तहत राजस्थान में लागू की गई। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC जो है वो सेवर में है और ये आपका इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1993 में। NMRC मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ, ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन रेपसीड मस्टर्ड, NRCRM दूसरा नाम इसका NMRC है, या राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी इसको बोलते हैं। ये आपका कहाँ पे है? सेवर। और सेवर कहाँ पे है? ये आपका भरतपुर में है। ये आपका ICAR द्वारा स्थापित किया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा स्थापित किया गया है और ये 1993 में स्थापित है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे काजरी हो गया, ये NMRC हो गया, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपके कब स्थापित हुए और इनका उद्देश्य क्या है और ये किस फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो सेवर में स्थापित हुआ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र 1993 में। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न पूछा गया है DIF से, जिला नवाचार कोष। ठीक है, जिला नवाचार कोष मतलब डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना कौन से वित्त आयोग के द्वारा की गई थी? ये इसकी स्थापना का प्रावधान कौन से वित्त आयोग में था? इसमें आप देखोगे जो 13 फाइनेंस कमीशन था, 13वां वित्त आयोग था, उसने रिकमेंड किया था तो क्रिएट ए डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड। प्रत्येक जिले में एक जिला नवाचार कोष की स्थापना का प्रस्ताव 13वें वित्त आयोग द्वारा दिया गया था। तो आपको वित्त आयोग के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, इस DIF का ऑब्जेक्टिव क्या था? The objective of the fund is to increase the efficiency of existing capital assets by filling vital gaps in public infrastructure projects that are near completion। मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो लगभग कंप्लीट होने वाले हों उनको इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए ये DIF बनाया गया था। अब जैसे ये आपने देखा कि 13 फाइनेंस कमीशन है, तो अभी जो प्रेजेंट में कौन सा कमीशन चल रहा है, इसके कौन अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो थे KC नियोगी। ठीक, 13 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं वो हैं डॉक्टर विजय केलकर। इसका जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन था वो 2010 से 15 था। 14 फाइनेंस कमीशन जो है वो 2020 में समाप्त हो गया। 15 से 20 तक के लिए रिकमेंडेशन करी थी इन्होंने। ठीक है, 2013 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था 2013 में। उसकी रिकमेंडेशन थी 2015 से लेके 20 तक, क्योंकि 5 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन करता है। जो 15 फाइनेंस कमीशन है, 15वां वित्त आयोग है, ये 2017 में एस्टेब्लिश किया गया। इसके चेयरमैन हैं आपके NK सिंह और इनकी जो रिकमेंडेशन होगी वो होगी 2020 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है और उसके चेयरमैन कौन है, और यदि उनके द्वारा कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन की गई हैं तो वो आपको भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका सेम फिर योजनाओं से प्रश्न आया है। महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की जो घोषणा है राजस्थान के किस बजट में की गई थी? ये आपके 2013-14 का जो बजट था उसमें महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा की गई थी। तो ये जो प्रश्न है आपके बजट से पूछे गए हैं, काफ़ी प्रश्न हैं जो बजट से आए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो आपका अजमेर में अवस्थित है। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सूराज CURAJ जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है 2009 में और ये फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका है अजमेर में। अगला प्रश्न जो आया वो आया आपका स्मार्ट सिटी योजना पे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर हैं। राजस्थान के टोटल 4 सिटीज़ अभी तक स्मार्ट सिटी में इंक्लूडेड हैं। उसमें पहले राउंड में 2 सिटीज़ थे, वो कौन कौन से थे? तो आप देखोगे कि पहले राउंड में जो 2 सिटी आए थे वो थे जयपुर और उदयपुर।
राउंड 1 में, और थर्ड राउंड में जो सेलेक्ट हुए हैं वो हैं कोटा और अजमेर। तो इसका आंसर क्या आएगा? जयपुर और उदयपुर। और वर्तमान में 4 सिटीज़ हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जो राजस्थान की सिटीज़ हैं, जो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत ये सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था 2015 में भारत रूस का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, वो कहाँ पर किया गया था? तो ये जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो 2015 में ये हुआ था, ये आप देखोगे भारत और रूस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम था इंद्र 2015। ठीक है, ये आपका हुआ था महाजन फील्ड में। महाजन फील्ड कहाँ पे? आपकी बीकानेर ज़िले में। तो आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर। रिसेंटली अभी एक और जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम है शक्ति 2019। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। भारत और फ्रेंच आर्मी जो है, फ्रांस की जो आर्मी है उसके बीच में हुआ है ये। ठीक है, और ये भी कहाँ हुआ है? ये भी आपका महाजन फील्ड में हुआ है, बीकानेर में हुआ है। तो आपको राजस्थान में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, महाजन फील्ड में हो रही हो या पोखरन में हो रही हो या और कहीं पे हो रही हो, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है किसी संगठन पे है जिसको कोई अवार्ड मिला है। 2015 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मिलता है, वन्य जीव सुरक्षा के लिए मिलता है, ये 2015 में किस संगठन को मिला? इसके ऊपर ये प्रश्न है। तो 2015 में ये अवार्ड जो आपको मिला, ये वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक तो सत्यनारायण जोशी को मिला, और साथ ही जलधरा विकास संस्थान जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, उसको ये अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य का बजट है, उसमें 2016-17 का जो बजट था उसमें एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया था। वो प्रस्ताव उसमें कहाँ पर स्थापित किया गया था? बीकानेर के लिए प्रस्तावित था। एक जो क्वेश्चन है आपका ये करंट से था। शगुन चौधरी जो निशानेबाज हैं वो बोल रहे हैं कि वो किस निशानेबाजी की कौन सी स्पर्धा से हैं? तो वो आपके जो शगुन चौधरी हैं वो डबल ट्रैप से वो करती हैं। डबल ट्रैप और सिंगल ट्रैप दोनों में वो निशानेबाजी करती हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका डबल ट्रैप। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं राजस्थान के, उन्होंने यदि कोई स्पर्धा जीती हो या फिर उनका कोई विशेष योगदान रहा उस वर्ष में या पिछले 3-4 वर्षों में, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि वो कौन सी स्पर्धा में भाग लेते हैं। फिर प्रश्न आया था जितेंद्र राय गोयल कौन है? ये पर्सनैलिटीज़ पे संबंधित था। तो जितेंद्र राय गोयल जो हैं वो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये 2016 से लेके 2019 के बीच में चेयरमैन रहे जस्टिस रिटायर्ड जितेंद्र राय गोयल। वर्तमान में जो राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके चेयरमैन का पद रिक्त है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो इसमें ऑप्शंस में है अध्यक्ष राजस्थान सूचना आयोग। अभी रिसेंटली जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है राजस्थान के, वो बने हैं डीबी गुप्ता जी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि डीबी गुप्ता अभी अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लास्ट वीक ही ये अपॉइंट किए गए हैं। साथ ही एक ऑप्शन है इसमें अध्यक्ष राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर महेंद्र सिंह डागा जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं राजस्थान में, जो भी कमीशंस हैं, उनमें कौन कौन अपॉइंटेड हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो संसदीय सचिव से संबंधित था। संसदीय सचिवों को मैच करना था उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र से, मतलब कहाँ जहाँ से वो एमएलए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में कोई भी संसदीय सचिव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अभी अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है कि कौन सा संसदीय सचिव किस विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें जो मिसमैच था वो था विश्वनाथ मेघवाल जो हैं वो खाजूवाला से थे, ना कि गुड़ामलानी से। गुड़ामलानी से जो थे वो थे लादूराम जी बिश्नोई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आया था आपका ऑपरेशन सरदहवा।
ये भी आपका एक्सरसाइज से है, मिलिट्री एक्सरसाइज से था। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? थल सेना से, वायुसेना से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस से या एसएसबी से, सीमा सुरक्षा बल से? तो इसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान से सटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो बीएसएफ है, ये एक सर्द हवा करके एक ऑपरेशन चलाती है। इसका काम क्या है, क्यों चलाया जाता है? ये चलाया इसलिए जाता है कि जो भीषण ठंड और कोहरे वाली जो स्थितियाँ होती हैं दिसंबर के आसपास, दिसंबर जनवरी में, तो उस समय में क्या होता है कि जो भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ जो है उसको संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा किया जाता है। ठीक है। और ये इस तरह का जो ऑपरेशन है वो प्रतिवर्ष तेज ठंड के मौसम में जनवरी माह में ये आयोजित किया जाता है। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? इसका संबंध है भारतीय सीमा सुरक्षा बल से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वो आया था, राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो परमेश चंद्र समिति थी जिसने जो स्थापित की गई थी राजस्थान में नए जिलों के गठन के जो प्रस्ताव है उन पे विचार करने के लिए। ये रिटायर्ड आईएएस हैं जिनके अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी। प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ठीक है। तो हकीम खां सूर पुरस्कार आप देखोगे तो इसमें प्रसून जोशी को 2016 का प्रदान किया गया था, और हाल ही में जो ये प्रदान किया गया है 2020 में, ये मनहर उदास को प्रदान किया गया है। ठीक है। ये क्यों प्रदान किया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव, देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के क्षेत्र में स्थायी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है हकीम खां सूर अलंकरण। तो ये 2016 में दिया गया था प्रसून जोशी को, और अभी दिया गया है मनहर उदास को। तो ये अभी आपको इनके बारे में पता होने चाहिए कि ये कौन देता है फाउंडेशन। इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड्स देती है, जैसे कर्नल टोड अलंकरण दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से पुरस्कार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? बेसिकली उस समय पे 10वीं क्लास अनिवार्य करना आवश्यक था, उत्तीर्ण करना आवश्यक था, बट वर्तमान में इसको हटा दिया गया, इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। तो अभी कोई भी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो ये चेंज हो गया क्वेश्चन, ये योग्यता परिवर्तित कर दी गई है। तो इसका जो आंसर अभी होगा तो होगा कोई अनिवार्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टर स्टेट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने सिस्टर स्टेट एग्रीमेंट किया था राजस्थान के साथ में। काम क्या था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन टू स्टेट्स। मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान के मध्य जितना भी जो हमारा ट्रेड है वो एक्सपोर्ट करने के लिए, साथ ही जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए सिस्टर स्टेट समझौता किया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था? तो 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मधु आचार्य आशावादी को प्रदान किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही 2015 के लिए देखिए आप, 2015 के लिए जो रेसिपिएंट थे ये थे गवाड़, इनका नॉवल है, उसके लिए मधु आचार्य आशावादी को किया गया था। जो रिसेंटली किया गया है ये बारीक बात के लिए रामस्वरूप किसान को किया गया है। ठीक है। रामस्वरूप किसान को बारीक बात के लिए दिया गया है, जो 2018 का है वो। ठीक है। तो ये आपको जो साहित्य अकेडमी में राजस्थानी भाषा के लिए विशेषकर जो दिया जाता है पुरस्कार वो आपको देखना है। इसके अलावा देखिए और भी प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न जो है वो आया हुआ है, राजस्थान में जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसकी हॉकी अकादमी ने एक देश की हॉकी अकादमी के साथ में एक कोचिंग देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया था। तो वो कौन सा कंट्री था?
तो 2015 में नीदरलैंड के साथ में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसमें दिया गया था कि नीदरलैंड जो है वहाँ का जो हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा राजस्थान का जो प्लेयर है वो उठाएगा। तो ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है आपका। तो आप देखोगे स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही जो अवार्ड्स हैं उनसे भी काफ़ी प्रश्न आए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से हैं या रिसेंट स्कीम से हैं। साथ ही जो करंट के इवेंट्स हैं उनमें जो मेन फोकस था वो पर्सनैलिटीज़ पे है, अपॉइंटमेंट्स पे है, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो या एपॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो। साथ ही जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स वो प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं या कौन कौन से फेमस प्लेयर्स हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो स्टेट नेशनल गेम्स हुए हैं उनमें कौन से राजस्थान को कितने अवार्ड मिले, कितने गोल्ड मिले, कितने ब्रॉन्ज मिले और कितने सिल्वर मेडल मिले। तो ये जितने भी एक्टिविटीज़ आप देखोगे, जितने भी कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि जो 5 सेक्शन है उसमें से कितने कितने प्रश्न आए थे और कौन कौन से एरियाज़ पे पिछले बार प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको तैयारी करते समय ये ध्यान रखना है कि पिछले एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, उससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।